एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक फर्म के संतुलन और फर्म के संतुलन के शर्तों को आज हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से जो अलग अलग तरह के वस्तुनिष्ठ बन सकते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि फर्म का संतुलन क्या है। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी फर्म या किसी भी उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। कोई भी उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा स्तर है जहां उत्पादन करने से किसी उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। मतलब यह है कि जब किसी भी उत्पादक को, जब किसी भी फर्म को यह पता चल जाता है कि उत्पादन के किस स्तर पर उसे अधिकतम लाभ होगा, तो उस स्तर को प्राप्त करने के बाद कोई भी उत्पादक उत्पादन के स्तर को बदलना नहीं चाहता है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्तर है जहां उत्पादन करने से उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर रहा होता है। यही कारण है कि संतुलन स्तर प्राप्त करने के बाद उत्पादक उत्पादन के स्तर को घटाना या बढ़ाना नहीं चाहता है। अर्थशास्त्र में फर्म का संतुलन निकालने के लिए दो प्रमुख विधियां हैं, दो प्रमुख तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है फर्म का संतुलन निकालने का जो पहला तरीका है, इसे हम लोग प्रयास और भूल विधि भी कहते हैं। प्रयास और भूल विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि का दूसरा नाम है, प्रयास और भूल विधि का ही दूसरा नाम है टीसी और टीआर विधि। यहां से जो ऑब्जेक्टिव रह सकता है कि प्रयास फर्म के संतुलन निकालने की प्रयास और भूल विधि या कुल आगम और कुल लागत विधि देने का श्रेय किन्हें है? तो देने का श्रेय मार्शल को है, मार्शल महोदय को है। फर्म का संतुलन निकालने का जो प्रयास और भूल विधि है या कुल लागत और कुल आगम विधि है, इस विधि के बारे में सबसे पहले मार्शल महोदय ने बताया। फर्म का संतुलन निकालने का जो दूसरा तरीका है, ये तरीका है एएमसी और एएमआर विधि। मतलब सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि फर्म का संतुलन निकालने का सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि कौन अर्थशास्त्री दिए? तो इस विधि को प्रतिपादित करने का श्रेय श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को है। अभी तक जो दो प्रश्न यहां से बन रहा था वो हम लोग देख लिए कि फर्म का संतुलन निकालने की
एक प्रयास और भूल विधि, इसके प्रतिपादक मार्शल महोदय हैं। दूसरा तरीका देखे सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि, इस विधि को बताए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। अब चलिए थोड़ा सा चर्चा हम लोग प्रयास और भूल विधि पर कर लें। हम लोग फर्म के संतुलन निकालने के मार्शल के विधि पर एक संक्षेप चर्चा कर लें। मार्शल महोदय ने यह बताया, मार्शल यह बताने का काम किए कि जीवन में बहुत सारी चीजें हम लोग प्रयास और भूल विधि के माध्यम से सीखे हैं। जैसे मार्शल उदाहरण देते हैं कि कोई साइकिल चलाना प्रयास और भूल विधि से सीखता है। कई बार कोशिश करता है, कई बार गलतियां भी करता है, और अपने गलतियों और अपने प्रयास के माध्यम से हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग प्रयास और भूल विधि के माध्यम से सीखे हैं। तो मार्शल का ये मानना था कि एक उत्पादक या एक फर्म उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर यह जानने का प्रयास करेगा कि किस स्तर पर कुल आगम और कुल लागत के बीच में सर्वाधिक दूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा, मार्शल क्या समझाने का प्रयास किए। मार्शल महोदय ने यह समझाया कि हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयास विधि और भूल विधि से बहुत सारी चीजें सीखे हैं। जैसे मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये हम लोग प्रयास विधि और भूल विधि से सीखते हैं। आप छोटे बच्चों को भी देखते होंगे कि प्रयास विधि और भूल विधि के माध्यम से छोटे बच्चे भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक फर्म उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर यह जान लेने में सक्षम हो जाता है कि उत्पादन के किस स्तर पर कुल आगम और कुल लागत के बीच में सर्वाधिक डिस्टेंस है। फर्म को सबसे ज्यादा लाभ कहां होगा? तो जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में सर्वाधिक डिफरेंस होगा, सर्वाधिक अंतर होगा, वहीं पर फर्म को अधिकतम लाभ हो रहा होगा। तो कुल आगम और कुल लागत के बीच में सर्वाधिक दूरी कहां है, ये उत्पादक प्रयास और भूल विधि के माध्यम से सीखता है। इसलिए इस विधि को हम लोग कुल लागत और कुल आगम विधि भी कहते हैं। इसे प्रयास और भूल विधि के नाम से भी जानते हैं। यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उस पर भी हम लोग ध्यान दिए। हम लोग देखे कि फर्म का संतुलन निकालने का दो तरीका, एक मार्शल का तरीका और एक रॉबिन्सन का तरीका। मार्शल का तरीका प्रयास और भूल विधि है, मार्शल का तरीका कुल लागत और कुल आगम विधि है। लेकिन रॉबिन्सन का जो तरीका है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का जो तरीका है, वो सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि है। हम लोग ये भी चर्चा कर लिए कि मार्शल का ये मानना था कि कई गलतियों और कई प्रयासों से एक फर्म को ये पता चल जाता है कि उत्पादन के किस स्तर पर कुल आगम और कुल लागत के बीच सर्वाधिक दूरी है। अब चलिए हम लोग अपने चर्चा को केंद्रित करते हैं रॉबिन्सन की विधि पर, और यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। अगर आप ध्यान से हमारे हर स्टेप को अगर देखेंगे तो फर्म के संतुलन के जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने की स्थिति में रहिएगा। चलिए हम लोग रॉबिन्सन के विधि पर चर्चा करें, सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि पर चर्चा करें। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन फर्म के संतुलन के निर्धारण के लिए दो शर्त बताए। फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं, दो शर्तों पर चर्चा किया। फर्म को कहां
उत्पादन करने से अधिकतम लाभ होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन इन्होंने रखा। पहला कंडीशन क्या था? तो पहला कंडीशन था AMR इक्वल टू AMC। पहला कंडीशन इन्होंने रखा कि AMR और AMC दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरा फर्म के संतुलन का शर्त क्या है? तो दूसरा शर्त था कि AMC वक्र AMR वक्र को नीचे से काटे, नीचे से काटे। अब यहां ध्यान देना है, फर्म के संतुलन की दो शर्तें हम लोग देख लिए। पहला शर्त था MR इक्वल टू AMC होना चाहिए, और दूसरा शर्त देखे कि AMC वक्र AMR वक्र को नीचे से काटे। चलिए हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से रॉबिन्सन के फर्म के संतुलन निकालने की विधि को समझने का प्रयास करें। एक बड़ा सरल डायग्राम है। डायग्राम देखिएगा। एक्स एक्सिस में आउटपुट है, एक्स एक्सिस में आउटपुट दिखाया गया है, और वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू दिखाया गया है। वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। हम लोगों को ये बात पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है, उस पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषता हम लोग जानते हैं, AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। औसत आगम, सीमांत आगम दोनों ही कीमत के बराबर होते हैं। हम लोगों को यह भी पता है कि AR मांग वक्र होता है, AR मांग वक्र कहलाता है। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। AMC वक्र किस आकार का होगा? तो अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होगा। अब चलिए संतुलन के दोनों शर्तों को हम लोग यहां खोजने का प्रयास करें। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने फर्म के संतुलन निर्धारण की दो शर्तें बताया। पहला शर्त क्या था? MR इक्वल टू AMC होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि AMC वक्र AMR वक्र को नीचे से काटे। चलिए डायग्राम में हम लोग देखते हैं। डायग्राम में दिख रहा है कि यहां पर E बिंदु पर AMR इक्वल टू AMC है। हम लोग इस डायग्राम में जो समझे कि E बिंदु पर AMR इक्वल टू AMC है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो E1 बिंदु पर भी AMR और AMC दोनों बराबर है। मतलब AMR और AMC E1 पर भी बराबर है, और AMR इक्वल टू AMC E बिंदु पर भी है। लेकिन हम लोग संतुलन के दूसरे शर्त को देखें। दूसरा शर्त था कि AMC वक्र AMR वक्र को नीचे से काटे। आप यहां देख रहे हैं कि AMC वक्र AMR वक्र को काट रहा है। E बिंदु पर AMC AMR को काटता है, लेकिन ऊपर से काटता है, नीचे से नहीं काटता है। लेकिन E बिंदु पर आप देखिए कि AMC वक्र AMR वक्र के बराबर भी है, और AMC AMR को नीचे से काट रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार बनते हैं कि
एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एमसी वक्र का जो स्लोप है, एमसी वक्र का जो ढाल है वह एम आर वक्र के ढाल से अधिक है। आप यहां देख सकते हैं कि जब नीचे से काट रहा है तो एमसी वक्र का ढाल बढ़ रहा है। तो नीचे से काटने का मतलब हम लोग देख लिए। यहां से कई बार क्वेश्चन बना देता है कि संतुलन बिंदु पर एम आर वक्र का ढाल एमसी के ढाल से होता है, तो एम आर का ढाल एमसी के ढाल से कम होता है, या आप कह सकते हैं कि एमसी वक्र का ढाल एम आर वक्र के ढाल से स्लोप से अधिक होता है। एमसी एम आर को नीचे से काटने का मतलब हम लोग देख लिए कि एमसी वक्र का जो ढाल होगा, एमसी वक्र का जो स्लोप होगा वह एम आर वक्र के स्लोप से अधिक होगा। अब चलिए हम लोग इसको व्यवहारिक रूप से समझें। इस डायग्राम को देखिए, मान लीजिए कोई उत्पादक है, वह OQ1 उत्पादन करता है, तो उस फर्म को लाभ होगा कि हानि होगा? अगर कोई उत्पादक OQ1 उत्पादन करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। अगर OQ1 उत्पादन कर रहा है तो MC ज्यादा है MR से, मतलब ज्यादा में बना रहा है और कम में बेच रहा है। तो एक साधारण व्यक्ति भी समझ लेगा कि जब वह ज्यादा में बनाएगा और कम में बेचेगा, मतलब उस फर्म को हानि होगा। अच्छा, अब देखिए, अगर वो फर्म OQ2 उत्पादन करे, अगर फर्म OQ2 उत्पादन करेगा तो फर्म को लाभ होगा कि हानि? हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर OQ2 उत्पादन करता है तो यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है। जितना में एक अतिरिक्त इकाई को बना रहा है उतना ही में एक अतिरिक्त इकाई को बेच भी रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ न तो उसे लाभ होगा और न ही हानि होगा। जितना में बनाएगा उतना ही में बेचेगा, मतलब फर्म को लाभ भी नहीं होगा और फर्म को हानि भी नहीं होगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़े। अगर कोई फर्म OQ3 उत्पादन करता है तो OQ3 उत्पादन करने से फर्म को लाभ होगा कि हानि होगा? यहाँ आप देख सकते हैं कि जब OQ3 उत्पादन कर रहा है तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इतना है और मार्जिनल कॉस्ट इतना ही है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। मतलब अगर OQ3 उत्पादन करेगा तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा और कॉस्ट कम होगा। इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, वो OQ3 उत्पादन करने से फर्म को लाभ के रूप में प्राप्त होगा। हम लोगों को पता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ निकालने के लिए हम लोग रेवेन्यू से कॉस्ट को घटा देंगे। अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दें तो लाभ निकल जाएगा। तो हम लोग ये समझे कि OQ3 उत्पादन करने से फर्म को लाभ होता है। यहाँ देखिए, अगर कोई फर्म OQ4 उत्पादन करे तो उसे और भी अधिक लाभ होगा, क्योंकि यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सर्वाधिक है। ये पूरा एरिया उसको लाभ के रूप में मिल जाए। लेकिन सोचिए, अगर कोई फर्म OQ4 उत्पादन करके उत्पादन करना बंद कर देगा तो क्या होगा? ये जो अतिरिक्त लाभ उसे अधिक उत्पादन करने से मिल सकता था, ये नहीं मिलेगा। मतलब ये पूरा लाभ लेने के लिए उसको कहां तक उत्पादन करना होगा? उसको उत्पादन करना होगा OQ तक। अगर वह OQ का उत्पादन करेगा तो ये पूरा लाभ उसे प्राप्त होगा। लेकिन सोचिए, संतुलन जहां हो रहा है, संतुलन का दो शब्द देखिए, एम आर इक्वल टू एम सी
और दूसरा शर्त देखे कि एएमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटे। अगर ई बिंदु के बाद अगर वो उत्पादन करता है तो फर्म को फिर से हानि होने लगा। कैसे हानि होने लगा? यहाँ आप देख लीजिए कि अगर वह OQ5 का उत्पादन करे तो वो OQ5 उत्पादन करने से फर्म को हानि होगा। कैसे हानि होगा? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब एक अतिरिक्त इकाई को ज्यादा में बना रहा है और कम में बेच रहा है, तो फिर से उसको हानि होने लगा। तो इस तरह से हम लोग ये समझे कि फर्म का संतुलन उत्पादन करने का एक ऐसा स्तर होता है जहां उत्पादन करने से किसी उत्पादक को अधिकतम लाभ होगा और संतुलन स्तर प्राप्त करने के बाद कोई भी उत्पादक उत्पादन के लेवल को चेंज करना नहीं चाहेगा। संतुलन स्तर से कम उत्पादन करेगा या संतुलन स्तर से ज्यादा उत्पादन करेगा तो दोनों ही स्थितियों में फर्म को हानि होगी। इसलिए संतुलन स्तर प्राप्त होने के बाद उत्पादन के लेवल को वह चेंज नहीं करता है। यहां से जो प्रश्न बन सकते थे वो हम देख लिए। संतुलन की दो शर्तें, एक बात अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं एक बार उसको थोड़ा सा सरसरी निगाहों से उसको फिर से देख लें। हम लोग चर्चा किए थे फर्म का संतुलन निकालने की दो विधियां। पहली विधि मार्शल महोदय ने दिया था और दूसरा विधि रॉबिन्सन ने दिया था। मार्शल की विधि को प्रयास और कुल विधि कहे थे, कुल आगम और कुल लागत विधि कहे थे। लेकिन रॉबिन्सन के विधि को सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि कहे थे। रॉबिन्सन के अनुसार फर्म के संतुलन का निर्धारण का दो शर्त, पहला MR = MC, दूसरा शर्त था MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। इसका ये मतलब होता था कि MC वक्र का जो स्लोप है वह MR वक्र के स्लोप से अधिक होगा। चलिए अब हम लोग इसे गणितीय रूप से समझने का प्रयास करें। हम लोग फर्म के संतुलन की दोनों शर्तों को गणितीय रूप से प्रूव करें। हम लोगों को पता है पाई = TR - TC। यहां पाई का क्या मतलब है? पाई है टोटल प्रॉफिट। पाई है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट को जब घटा देंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ TR का मतलब टोटल रेवेन्यू है और TC का मतलब टोटल कॉस्ट है। अब चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू Q। Q के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा? d पाई बाय dq = dtr बाय dq माइनस dtc बाय dq। यहां देख सकते हैं आप कि फर्म के संतुलन की पहली शर्त था MR = MC। मतलब यहां फर्म के संतुलन का पहला शर्त था MR = MC। मतलब कि यहां जो परिवर्तन की जो दर है वो 0 है। यहां लाभ में परिवर्तन की दर 0 है। MR = MC होने का मतलब है कि लाभ में परिवर्तन की दर 0 होगा। जितना एक अतिरिक्त इकाई को बनाएगा उतना ही में अगर एक अतिरिक्त इकाई को बेचेगा तो लाभ में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम लोग प्रॉफिट को डिफरेंशिएट कर दिए तो ये लाभ में परिवर्तन की दर निकल गई। और हम लोग चर्चा किए MR = MC का मतलब है लाभ में परिवर्तन की दर 0 होना।
मतलब जो इसका पहला कंडीशन है फॉर द नेसेसरी कंडीशन डी पाई बाय डी क्यू इक्वल टू 0, मतलब लाभ में परिवर्तन की दर शून्य हो रहा है। एम आर इक्वल टू एम सी का मतलब है लाभ में परिवर्तन की दर 0। जब हम लोग लाभ को डिफरेंशिएट कर दिए तो लाभ में परिवर्तन की दर निकल गया, तो इसके जगह में जब 0 लिख दें तो इक्वल टू हो जाएगा डी टी आर बाय डी क्यू माइनस डी टी सी बाय डी क्यू। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर माइनस में है, अगर इधर ले आए तो प्लस में हो जाएगा डी टी सी बाय डी क्यू इक्वल टू डी टी आर बाय डी क्यू। जब हम लोग टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो निकल जाता है मार्जिनल कॉस्ट, और जब टी आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो एम आर निकल जाएगा। तो हम लोग साबित करेंगे फर्म के संतुलन की पहली शर्त एम आर इक्वल टू एम सी। अब चलिए दूसरी शर्त की ओर हम लोग आए। दूसरा शर्त हम लोगों को दिखाना था कि एम सी वक्र का स्लोप अधिक होगा एम आर वक्र के स्लोप से, मतलब एम सी एम आर को नीचे से काटेगा। अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, सेकेंड डेरिवेटिव से अगर निकालें तो हो जाएगा d2 पाई बाय डी क्यू स्क्वायर इक्वल टू d2 tr बाय डी क्यू स्क्वायर माइनस d2 tc बाय डी क्यू स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव्स है उसे लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें d2 tr बाय डी क्यू स्क्वायर माइनस d2 tc बाय डी क्यू स्क्वायर लेस देन 0। d2 पाई बाय डी क्यू स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू d2 tr बाय डी क्यू स्क्वायर माइनस d2 tc बाय डी क्यू स्क्वायर लेस देन 0। इसको अगर 0 बटा इतना लिख दें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां हो गया d2 tr बाय डी क्यू स्क्वायर माइनस d2 tc बाय डी क्यू स्क्वायर लेस देन 0। इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, जिसको ऐसे देख लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं d2 tr का मतलब है कि उसे दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसको लिखा जा सकता है d tr बाय डी क्यू। ठीक इसी प्रकार हम लोग d2 tc बाय डी क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं d बाय डी क्यू डी tc बाय डी क्यू लेस देन 0। मतलब d बाय डी क्यू हम लोग टी आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो
एम आर निकल गया माइनस डी बाई डी क्यू, हम लोग टीसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एम सी लेस देन 0। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी क्यू एम आर। इस टर्म को अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस में है, उधर प्लस रहेगा डी बाई डी क्यू एम सी। किसी भी कर्व को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उस कर्व का स्लोप निकल जाता है। यदि हम लोग यहाँ एम आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल जाएगा स्लोप ऑफ एम आर, और एम सी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो निकल जाएगा स्लोप ऑफ एम सी। मतलब एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, इसका मतलब है कि एम सी वक्र का जो स्लोप है वह एम आर वक्र के स्लोप से अधिक होगा। हम लोग डायग्राम में भी समझे हैं कि एम सी एम आर को नीचे से काटने का मतलब है कि एम आर का स्लोप कम होगा एम सी के स्लोप से। इसका उल्टा कर सकते हैं कि नीचे से काटने का मतलब है कि एम सी का स्लोप अधिक होगा एम आर के स्लोप से। तो हम लोग हर्म के संतुलन को समझने का प्रयास किए। यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि श्रीमती रॉबिन्सन ने जो हर्म के संतुलन निर्धारण का जो दो शर्त बताया था, एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, क्या ये दोनों शर्तें सभी बाजारों में लागू होता है? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एकाधिकार का बाजार, क्या सभी बाजार में ये दोनों शर्त लागू होगा? तो इसका जवाब है कि हर्म के संतुलन की जो दोनों शर्तें हैं ये हर बाजार में लागू होता है। चलिए हम लोग अपने चर्चा के क्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे अगले प्रश्नों में। आप लोग अपने तैयारी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।